प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, मैं डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र अपने YouTube चैनल डिस्कवरिंग नॉलेज विथ विश्वनाथ मिश्रा पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भू राजनीति या जियो पॉलिटिक्स पर बातचीत करेंगे। आप सभी जानते हैं कि आज के समय में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, मिसाइल टेक्नोलॉजी, एटॉमिक वेपन्स और ग्लोबलाइजेशन ने थोड़े हद तक और थोड़े समय के लिए भू राजनीति अर्थात जियो पॉलिटिक्स की अवधारणा को और इसके महत्व को बैकग्राउंड में ढकेल दिया है। किंतु वर्तमान पैंडेमिक ने, जलवायु चक्र में परिवर्तन ने, पर्यावरण विघटन ने भू राजनीति के विमर्श को फिर से सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आने वाले समय में सौर ऊर्जा तकनीक में क्रांतिकारी पहल भी भू राजनीति के महत्व को रेखांकित करने वाली साबित हो सकती है और जीरो डे जैसी जो स्थितियां अब आने लगी हैं, और जीरो डे का मतलब आप जानते हैं, वह दिन जब पीने का पानी लोगों को उपलब्ध न हो, ऐसी जो स्थितियां आ रही हैं वह फिर से भू राजनीति के महत्व को केंद्रीय महत्व और केंद्रीय विषय बना देने वाली हैं। भू राजनीति का संबंध ज्ञान की उस शाखा से है जिसमें स्टेट के लोकेशन यानी कि अवस्थिति का उसके राजनीतिक विन्यास यानी कि मेकअप और इंटरनेशनल रिलेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया जाता है। किसी भी स्टेट का जियोपॉलिटिकल लोकेशन उसके नेशनल कैरेक्टर, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर और फॉरेन पॉलिसी को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पड़ोसी या तो मछलियां हैं या कमज़ोर राष्ट्र हैं। इसी कारण उसे दुनिया की राजनीति से पृथक रहकर अपने आर्थिक विकास का अवसर मिलता रहा है और वह फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले तक दुनिया के उथल पुथल से प्रायः अप्रभावित रहा। इसी प्रकार ब्रिटेन के जियोपॉलिटिकल लोकेशन ने उसे दुनिया का एक महान नौसैनिक शक्ति बना दिया था और उसी के बल पर उसने एक वैश्विक साम्राज्य की स्थापना भी कर लिया था। आज मिडिल ईस्ट में यानी कि मध्य पूर्व में जो संघर्ष है वह उसके जियोपॉलिटिकल लोकेशन का ही हिस्सा है, जिसमें वहाँ की ऊर्जा स्रोत, वहाँ की तेल संपदा, वहाँ की गैस संपदा आती हैं। प्रायः हम भारतीय गुटनिरपेक्षता के बारे में भी यही कहते हैं कि यह नीति भारत के जियोपॉलिटिकल लोकेशन का भी एक परिणाम रहा है, क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ तब इसके उत्तरी छोर पर साम्यवाद का प्रसार हो रहा था और दक्षिणी छोर पर अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियां बढ़ रही थीं। ऐसे में बिना एक छोर की सुरक्षा को संकट में डाले किसी अन्य गुट की सदस्यता हम ले भी नहीं सकते थे। जियोपॉलिटिक्स को अध्ययन के विषय के रूप में 20वीं शताब्दी के अनेक विद्वानों ने मिलकर आगे बढ़ाया। इनमें एटी माहन, फ्रेडरिक रैटजेल, एफसी टर्नर, रुडोल्फ जेलेन, हेल्फोर्ड मैकाइंडर, कार्ल हासोफर, स्पाइक मैन आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। साम्यवाद के अवसान के बाद जॉर्ज कैनन एवं उसके ठीक पहले डेबियल एवं गैडिस जैसे विचारकों ने भी जियोपॉलिटिक्स की अवधारणा को अपडेट यानी कि अद्यतन बनाने का प्रयास किया है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि प्राचीन और मध्यकाल में भू राजनीति का महत्व नहीं था और इस पर लिखा या विचार नहीं किया गया है। यदि आप कौटिल्य के दुर्ग निर्माण की योजना पर विचार करें तो वहाँ भी आपको जियोपॉलिटिकल लोकेशन को देखते हुए सुरक्षा की नीति बनाने की पहल दिखाई पड़ेगी। या
आप मंडल सिद्धांत पर विचार करें तो कौटिल्य भी जियोपॉलिटिकल लोकेशन के अनुसार शत्रुता और मित्रता की नीति का सलाह देते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह बोंदा एवं मांटेस्क्यू ने भी भौगोलिक स्थिति का राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख किया है। इन सबके होते हुए भी यह स्वीकार करना होगा कि 20वीं शताब्दी में आकर ही जियोपॉलिटिक्स को प्राइम इम्पोर्टेंस मिला, वह भी जर्मन भू राजनीति विज्ञानियों के द्वारा, उनके लेखन के द्वारा। यदि यहाँ हम यह समझ लें कि 20वीं शताब्दी में आकर जर्मन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा ही विशेष रूप से अन्य भूगोलवेत्ताओं के बजाय जियोपॉलिटिक्स पर अधिक ध्यान क्यों दिया गया, तब हम जियोपॉलिटिक्स को गहराई से समझने की एक पृष्ठभूमि तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें अतीत में जाना होगा और जर्मनी की भौगोलिक बनावट को देखना होगा और साथ ही जर्मनी की विस्तारवादी नीति को भी समझना होगा। हमें पता है कि शुरू से ही जर्मनी ब्रिटेन एवं फ्रांस जैसा एक नौसैनिक शक्ति नहीं था। इस नाते उसे अपनी उत्तरी सीमाओं से तो यह संभावना थी कि उत्तरी सीमा चूँकि उसकी सी एरिया है, वहाँ से वह अपने नौसैनिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है, अपनी नौसेना को बढ़ावा दे सकता है। लेकिन जो उसकी दक्षिणी सीमा थी वह सागर तट से लगी हुई नहीं है, इसीलिए यदि उसे एक नौसैनिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ना है तब उसे इस तरीके के विस्तारवादी नीति के साथ चलना होगा जिसके माध्यम से वह अपने दक्षिणी सीमा को बढ़ाते हुए सागर तट तक ले जाए। तो यह जो जर्मनी के जियोपॉलिटिकल लोकेशन के द्वारा उत्पन्न की गई एक बाधा थी, उस बाधा को तोड़ने के लिए हिटलर के आने के बाद जर्मनी में जो पहल किए गए और उस पहल को जिन विचारकों ने समर्थन दिया या जिन विचारकों के समर्थन से हिटलर की नीतियां प्रभावित हुई, आधुनिक काल का 20वीं शताब्दी का जो जियोपॉलिटिक्स है वह बहुत हद तक उसी के इर्द गिर्द घूमता है। दूसरी बात, हम जर्मनी के संदर्भ में यह भी देख लें कि उसकी शत्रुता एवं प्रतिस्पर्धा ब्रिटेन एवं फ्रांस जैसे राष्ट्रों से थी जो नौसैनिक दृष्टि से अधिक समृद्ध थे, ताकतवर थे। ऐसे में जर्मनी में उभर रहे खासकर हिटलर के आते आते जो राष्ट्रवादी तथाकथित राष्ट्रवादी या अति राष्ट्रवादी प्रवृत्ति विकसित हो रही थी जिसमें विस्तारवाद शामिल था, उसमें जियोपॉलिटिक्स को एक स्ट्रेटजी के रूप में प्रयोग करने की ज़रूरत थी। और हम आगे चल करके देखेंगे कि इस ज़रूरत को कैसे फ्रेडरिक रैडजेल एवं कार्ल हासोफर जैसे विद्वानों ने अपनी विद्वता के पुट के माध्यम से विकसित करने का प्रयास किया। एक अवधारणा के रूप में जियोपॉलिटिक्स शब्द को यद्यपि एक स्वीडिश विद्वान जिनका नाम है रुडोल्फ जेलेन, 1864 से 1922 तक इनका जीवन काल है, इन्होंने ही विकसित किया था। परंतु स्वयं वे जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल जिनका जीवन काल 1844 से 1904 के मध्य है से प्रभावित थे, और प्रभावित ही नहीं थे बल्कि इनके शिष्य भी थे। आगे चलकर रैटजेल एवं जेलेन के विचारों ने जर्मन भू राजनीतिवेत्ता कार्ल हासोफर को भी बड़े पैमाने पर प्रभावित किया था, जिन्होंने जियोपॉलिटिक्स को बहुत अधिक लोकप्रिय बना दिया। अब यदि हम आज के समय में यह कहते हैं कि जियोपॉलिटिक्स का आज वैसा महत्व नहीं रह गया है जैसा कि इसका महत्व 19वीं और 20वीं शताब्दी के साम्राज्यवादी युग के दिन में था, तो हमें एक बार ऐसा कहने से पहले विचार कर लेना चाहिए
और यह समझ लेना चाहिए कि आज के समय में जियोपॉलिटिक्स में और कौन सी चीज़ों को शामिल कर लिया गया है और इसके आयाम में और क्या बदलाव आ गए हैं। इस लिहाज से हम देखते हैं कि आज के समय में जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें मेरी टाइम जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव शामिल हो गया है। इसमें कॉन्टिनेंटल जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव शामिल हो गया है। इसमें एयरोस्पेस जियोपॉलिटिक्स शामिल हो गया है और इसमें रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स शामिल हो गया है। तो यदि हम इन चार संदर्भों से जोड़ करके जियोपॉलिटिक्स को आज देखें तो हम आज भी देखते हैं कि जियोपॉलिटिक्स का महत्व आज भी उतना ही बना हुआ है जितना कि पहले कभी संभव था। हाँ, इतना जरूर है कि आज जियोपॉलिटिक्स के स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। तो आइए अब हम एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट और जियोपॉलिटिक्स के थिंकर्स को समझ लेने का प्रयास करते हैं। और इस क्रम में हम सबसे पहले फ्रेडरिक रेटजेल पर विचार करते हैं। फ्रेडरिक रेटजेल के युवा होते होते एक अन्य विख्यात जर्मन भूगोलवेत्ता जिनका नाम है एडोल्फ स्टीलर, उनके हैंड एटलस प्रकाशित होना शुरू हो गए थे। और वह प्रकाशित ही नहीं होते थे बल्कि जो नई नई भौगोलिक खोजें उन दिनों हो रही थी उन 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 खोजों का भी वे अपने नक्शों में समावेश किया करते थे, अपडेट करते रहते थे। इसका मतलब यह हुआ कि तब तक कार्टियोग्राफी तथा दुनिया में उपनिवेशों की खोज में नौवहन की भूमिका ने फिजिकल जियोग्राफी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति का रास्ता साफ कर दिया था। और अब बारी थी भौतिक भूगोल पर मानवीय अधिवास यानी कि ह्यूमन कंडीशन, उसके लोकेशन तथा उसकी प्रकृति को समझने की और उस दिशा में आगे बढ़ने की। मैं जो यहाँ कहना चाह रहा हूँ वह बात यह है कि जो एडोल्फ स्टीलर हैं उनके प्रयत्नों ने भी फ्रेडरिक रेटजेल को प्रभावित किया। फ्रेडरिक रेटजेल के आते आते जो भूगोल की एक शाखा है जिसको हम फिजिकल जियोग्राफी कहते हैं उसमें बड़ी उल्लेखनीय प्रगति हो गई थी। लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजिकल जियोग्राफी है या जिसे हम ह्यूमन जियोग्राफी कहते हैं उसमें उतनी प्रगति नहीं हुई थी और इस दिशा में उल्लेखनीय काम रेटजेल ने किया। और इसीलिए ह्यूमन जियोग्राफी के जो जनक माने जाते हैं उनमें रेटजेल का भी नाम आता है। रेटजेल ने इस क्रम में एंथ्रोजियोग्राफी की एक अवधारणा को विकसित किया। मैं फिर से इसको दोहरा दूं, वह अवधारणा है एंथ्रोजियोग्राफी। और एंथ्रोजियोग्राफी के माध्यम से रेटजेल ने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार जो प्रकृति है वह मानव अधिवास पर, मानव जीवन पर, मानव संस्कृति पर एक डिटर्मिनिस्टिक प्रभाव डालती है। यह जो रेटजेल का विचार है हम देखते हैं कि वह डार्विनवाद से बहुत प्रभावित विचार है। और रेटजेल पर सिर्फ डार्विन का ही प्रभाव नहीं था बल्कि उन पर ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट का भी गहरा प्रभाव था। इसी नाते वे राज्य की तुलना जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म से करते हैं और मानते हैं कि जिस तरह कोई जीव विकसित होता है और गति करता है उसी प्रकार राज्य भी ग्रो करते हैं, मतलब विकसित होते हैं, और एक्सपेंड करते हैं, मतलब विस्तारित होते हैं। और ऐसा तब तक होता रहता है, मतलब किसी राज्य का विकास और विस्तार तब तक होता रहता है
जब तक उसके इस प्रवृत्ति पर कोई उसके संपर्क में आने वाला दूसरा राष्ट्र अंकुश नहीं लगाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य की सीमाएं अर्थात बाउंड्रीज स्थायी नहीं होती हैं, बल्कि परिवर्तनशील होती हैं और प्रसरणशील होती हैं। यह जो विचार रैटजेल का था, भले ही आज के समय में जब दुनिया का नक्शा लगभग फिक्स हो चुका है, राष्ट्रों की सीमाएं लगभग तय हो चुकी हैं, भले ही हमें लगता हो कि यह एक उल्लेखनीय या महत्वपूर्ण विचार नहीं है, लेकिन आप कल्पना करिए उस जमाने की जब राष्ट्रों की सीमाएं उनकी शक्ति पर निर्भर करती थीं। यानी कि किसी राष्ट्र की क्या सीमा होगी, यह इस बात पर निर्भर करती थी कि अपनी शक्ति के माध्यम से कोई राष्ट्र अपनी सीमाओं को खींचकर कहाँ तक ले जा सकता है। उस जमाने में यदि इस सिद्धांत को आप देखें तो यह पता चलता है कि यह जो रैटजेल का सिद्धांत था वह अपने समय के कितना अनुकूल है। जाहिर सी बात है कि रैटजेल का यह सिद्धांत उपनिवेशों की प्रवृत्ति के होड़ में लगे हुए यूरोपीय राष्ट्रों के लिए बेहद मुफीद अवधारणा बनकर सामने आई थी और इसने जर्मन प्रसारवाद के लिए भी पृष्ठभूमि प्रदान किया था। जर्मन प्रसारवाद को बढ़ावा देने में रैटजेल की दो अन्य अवधारणाओं ने भी योगदान दिया, जिसमें एक था लिबेनसरम या लिविंग स्पेस की अवधारणा और दूसरा था वेल मैच्ड एंड सी की अवधारणा। लिबेनसरम को समझाते हुए रैटजेल ने इसे वह भौगोलिक क्षेत्र बताया है जिसमें जीव का अर्थात ऑर्गेनिज्म का विकास एवं प्रसार होता है, अर्थात मनुष्यों के लिए प्राकृतिक आवास या रहने का स्थान। जब नाजी पार्टी सत्ता में आई तब उसने रैटजेल के लिबेनसरम को अपनी तरह से परिभाषित किया और इसे 3 रूपों में स्वीकार किया। मैं एक एक करके उन 3 प्रारूपों को आपके सामने रख रहा हूं। पहला यह कि वह क्षेत्र जिसमें जर्मन लोग रहते हैं। दूसरा यह कि वह क्षेत्र जिसमें जर्मन लोगों के साथ अन्य लोग भी रहते हैं परंतु उनमें जर्मनों की अधिकता है। और तीसरा यह कि वह क्षेत्र जिसमें जर्मन लोगों के साथ अन्य लोग भी रहते हैं, भले ही वहाँ जर्मन लोग कम हैं किंतु जर्मन लोग श्रेष्ठ हैं। और आपको पता ही है कि जर्मन लोग श्रेष्ठ हैं, यह हिटलर की एक मान्यता थी जिसे हम नाजीवाद कहते हैं। और इन तीनों का मिला करके यह मतलब निकलता है कि जर्मनी को अपने क्षेत्र का विस्तार कम से कम वहां तक तो कर ही लेना चाहिए जहां जर्मन लोग रहते हैं, भले ही जर्मन लोग वहां कम मात्रा में ही रहते हों। यहाँ पर मैंने जिन 2 अवधारणाओं का प्रयोग बताया था जिसका रैटजेल प्रयोग कर रहे हैं, उनमें से लिबेनसरम पर तो बात हो गई, किंतु वेल मैच्ड एंड सी जो दूसरी अवधारणा है रैटजेल की, उस पर अभी बातचीत होनी बाकी है। इस अवधारणा ने हिटलर को नौसेना के प्रभाव वाले युग में अपने शक्ति के विस्तार हेतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी बना दिया। अपने अमेरिका प्रवास के दौरान रैटजेल ने अमेरिकियों में स्पेस लव को देखा था। यहाँ स्पेस का मतलब अंतरिक्ष नहीं है, बल्कि यहाँ स्पेस का मतलब जमीन पर जो एक स्पेस चाहिए होता है, क्षेत्र चाहिए होता है, उसका संबंध है। तो रैटजेल ने अमेरिकी प्रवास के दरमियान यह देखा था कि अमेरिकियों में एक बड़े क्षेत्र में रहने की प्रवृत्ति उन दिनों थी, चाहे उनका घर हो, चाहे घर में उनका कोई जो लिविंग स्पेस है, डाइनिंग रूम है, उनमें वह प्रवृत्ति देखते थे कि इन लोगों को थोड़े बड़े एरिया से बड़ा लगाव है। यह जो एक प्रवृत्ति देखा रैटजेल ने अमेरिकी प्रवास में, उसने आगे चल करके इसे जियोपॉलिटिक्स से जोड़ने की कोशिश किया और कहा
कि बड़े आकार के राज्यों में विस्तार की अधिक प्रवृत्ति होती है और तब के समय में नौसैनिक श्रेष्ठता के बिना विस्तार संभव नहीं था। इसीलिए रैटजेल विस्तार हेतु समुद्री सीमा और समुद्री शक्ति के महत्व का प्रतिपादन करते हैं। और आपको पहले से ही पता है कि जर्मनी की जो उत्तरी सीमा है वह तो तटवर्ती क्षेत्र है, किंतु बाकी ओर से वह जमीन से घिरा हुआ है। ऐसे में हिटलर ने विस्तार हेतु जर्मनी की सीमाओं को दक्षिण में भी सागर तक बढ़ा लेने का स्वप्न देखा और इसके बाद की कहानी से तो आप सभी परिचित ही हैं। इस क्रम में उसने ऑस्ट्रिया पर जर्मनी का अधिकार कर लेना आवश्यक समझा और यह एक ऐसी पहल थी जिसके माध्यम से जर्मनी का मेडिटेरियन सी तक भी पहुंच बन सकता था और इसके माध्यम से वह एड्रियाटिक सी तक भी अपनी पहुंच बना सकता था। आज भले ही रैटजेल के लिबेनसरम और वेलमेस्ट एंड सी का महत्व कम बताया जाता हो और इन अवधारणाओं में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज देखे जाते हों, परंतु स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा के बाद मिस्र पर जिस तरीके से हमले हुए थे उसने एक बार फिर से वेलमेस्ट एंड सी की अवधारणा को उजागर कर दिया था। इसी तरह राष्ट्रों के क्रिटिकल बाउंड्री का जो सिद्धांत अब आ गया है, जिसे हम लोग हिंदी में सांक्रांतिक सीमा रेखाएं कहते हैं, उन सांक्रांतिक सीमा रेखाओं को हम दूसरे तरीके से समझें तो हम कहते हैं कि राज्य की वह सीमा जहां तक वह अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता है, भले ही वह उसकी भौगोलिक सीमा न हो लेकिन उसका प्रभाव क्षेत्र होता है। तो प्रत्येक राज्य जो इस तरीके से अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है वह भी रैटजेल के लिबेनसरम के सिद्धांत को रेखांकित करता है, उसके महत्व को उजागर करता है। यदि हम इसके और विस्तार में जाएं तो भारत में भी जैसे आप सुनते हैं कि हमको विश्वगुरु बनना है या फिर हमको अखंड भारत का निर्माण करना है, या चीन में भी जब इस तरह की बातचीत होती है तो वे लोग अतीत के अपने मिडिल किंगडम थ्योरी को सामने लेकर के आते हैं। ब्रिटेन में पैक्स ब्रिटानिका की बात होती है, अमेरिका में पैक्स अमेरिकाना की बात होती है। तो यह सब भी राज्य के विस्तार से संबंधित अवधारणाएं ही हैं, राज्य के विस्तार से संबंधित सोच ही हैं, और यह सब आज भी रैटजेल के लिबेनसरम के सिद्धांत को जीवित रखे हुए हैं। तो हम रैटजेल के बाद अब आइए बातचीत करते हैं एक दूसरे जियो पॉलिटिक्स के महान विचारक की, जिनका नाम है हैल्फोर्ड मैकाइंडर। मैकाइंडर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के संस्थापक सदस्यों में से ही एक नहीं थे, बल्कि आगे चल कर के मैकाइंडर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निर्देशक भी बने थे। और मैकाइंडर का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है हृदय क्षेत्र का सिद्धांत, जिसे हम लोग हार्टलैंड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले मैकाइंडर ने अपने विचार 25 जनवरी 1904 को रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के सम्मुख एक शोध पत्र के रूप में लिखा था। इसका शीर्षक था द जियोग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री, जिसका बाद में प्रकाशन भी हुआ था। इस प्रपत्र में मैकाइंडर ने इतिहास के केंद्र को भौगोलिक क्षेत्रीय विशेषताओं के संदर्भ में व्यक्त किया था। उनके द्वारा वर्णित धुरी क्षेत्र अथवा आधार क्षेत्र, जिसे अंग्रेजी में पाइवोट एरिया कहते हैं, उसको उन्होंने एक मानचित्र के माध्यम से भी दिखाया था। मैकाइंडर ने जिस आधार पर केंद्रीय क्षेत्र का मतलब हार्टलैंड का वर्णन किया है, उसकी प्रमुख विशेषता नदी क्रम है, मतलब रिवर ड्रेनेज सिस्टम की विशिष्टता है।
इस विस्तृत क्षेत्र की नदियां आंतरिक नदी परिवहन की दृष्टि से व्यर्थ हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हॉटलैंड की नदियां हैं उनके बारे में क्या कर रहे हैं कि परिवहन की दृष्टि से यह व्यर्थ हैं तथा उनका बाहरी विश्व से कोई संबंध नहीं है। वो क्यों व्यर्थ हैं? क्योंकि उनका बाहरी विश्व से कोई संबंध नहीं है। वोल्गा ऑक्सू तथा जैकरेट्स नदियां खारे पानी की झीलों में गिरती हैं तथा ओबे, येनेसी, लीना आदि नदियां बरस भर जमे हुए आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। अतः पूरे यूरेशिया का यह केंद्र ऐसा स्थल है जिसका सामुद्रिक मार्गों से कोई संबंध नहीं है, जिसके संबंध में मैकाइंटर ने लिखा है कि इतिहास की भौगोलिक धुरी यह यूरेशिया का विस्तृत क्षेत्र है जहां नदियां या तो आंतरिक सागरों में या जमे हुए आर्कटिक में जाकर गिरती हैं। अतः यहां जहाज और सामुद्रिक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती हैं। मैकाइंटर अपने मानचित्र में आधार या धुरी क्षेत्र के पश्चिम तथा पूर्व दक्षिण में स्थित क्षेत्र को आंतरिक या सीमावर्ती अर्धचंद्राकार वृत्त यानी कि इनर ऑफ मार्जिनल क्रिसेंट का नाम दिया है, जिसका विस्तार यूरेशिया के स्कैंडिनेविया से मंचूरिया तक है। इसके प्रमुख देश जर्मनी, ऑस्ट्रिया, भारत एवं चीन हैं तथा अन्य देशों में पश्चिमी एशिया तथा अन्य पूर्वी एशिया के देश आते हैं। यह क्षेत्र अर्ध महासागरीय तथा अर्ध महाद्वीपीय है। इस क्षेत्र की नदियां महासागरों में जाकर गिरती हैं तथा इसका प्रत्यक्ष संबंध भी महासागर से होने के कारण यह सामुद्रिक आक्रमणों से भेद्य है। मतलब इनको सामुद्रिक आक्रमणों के जरिए भेदा जा सकता है, मतलब इन पर आक्रमण किया जा सकता है। इस क्षेत्र के चारों ओर एक अन्य अर्धवृत्त है जिसको उन्होंने बाहरी या द्वीपीय अर्धचंद्राकार वृत्त आउटर और इंसुलर क्रिसेंट की संज्ञा दी है। इसमें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा जापान आते हैं। ये सभी क्षेत्र समुद्र द्वारा अलग किए गए क्षेत्र हैं। स्वेज नहर के बनने के पश्चात यह क्षेत्र आंतरिक क्षेत्र से पूर्णतः पृथक हो गया था। पृथक हो गया था कहने का मतलब यहाँ यह है कि जब स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र ने करने का प्रयास किया था, और आपको पता ही है कि उसके बाद उस पर आक्रमण हुए थे। इन क्षेत्रों में सामुद्रिक एकता है, अर्थात ये महासागरों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैकाइंटर के इस प्रपत्र की बहुत अधिक आलोचना हुई। मैकाइंटर द्वारा प्रतिपादित घोड़ों तथा ऊंटों की गतिशीलता के स्थान पर यदि इस क्षेत्र में रेलवे का विकास हो जाए तो इसकी महत्ता कम हो जाएगी, ऐसा जो उन्होंने कहा था, इसकी भी आलोचना हुई थी। मैकाइंटर ने जब यह प्रपत्र प्रस्तुत किया था उस समय रेलवे का विकास हुए लगभग 60 वर्ष ही पूरे हुए थे, और साथ ही जो उस वक्त ब्रिटिश निवासी थे वे समुद्री शक्ति पर एक प्रधानता रखते थे। इस कारण से भी मैकाइंटर ऐसा कह रहे थे कि इस पूरे क्षेत्र में यदि रेलवे का विकास हो भी जाता है तो इससे कोई बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि आगे चलकर जब हम आज के यूरोपियन यूनियन को देखते हैं तो हमें यह दिखाई पड़ता है कि मैकाइंटर की जो वह सोच थी जब रेलवे का उतना विकास नहीं हुआ था, उसकी अपेक्षा आज का समय काफ़ी अधिक बदल चुका है। ऐसे में सामुद्रिक शक्ति का जो आंतरिक प्रभाव और उसका जो बाह्य प्रभाव मान रहे थे मैकाइंटर, उन्होंने उसी के इर्द गिर्द जाते हुए अपनी बात को दिखाने का प्रयास किया है।
जिस प्रपत्र की अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, जो 1904 में रॉयल सोसाइटी के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया था, उसके 15 वर्ष के बाद यानी कि 1919 ईस्वी में, और 1919 ईस्वी को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भारत में डायरकी लागू की गई थी, द्वैध शासन लागू किया गया था उस वर्ष। तो इस साल मैकाइंडर ने एक और किताब लिखी जिसका नाम था डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। इसमें उन्होंने एक और जो उनकी प्रस्थापना है उसको रखा, और जो उनकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रस्थापनाओं में एक मानी जाती है, और इसी में उन्होंने सबसे पहली बार हार्टलैंड या हृदय क्षेत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। यह हृदय क्षेत्र जो पहले से वर्णित आधार क्षेत्र था वह नहीं था, अपितु इसमें कुछ नवीन क्षेत्र जैसे मध्य एवं निचले डेन्यूब के क्षेत्र, एशिया माइनर, तिब्बत, मंगोलिया आदि भी सम्मिलित किए गए थे। यह हृदय क्षेत्र ऐसा स्थल है जिसके बारे में मैकाइंडर कहते हैं कि यहाँ जल शक्ति का प्रवेश संभव नहीं है। इसी में मैकाइंडर ने अपना प्रसिद्ध विचार एक खास तरीके से प्रस्तुत किया था, और वह ऐसे है कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करता है, और जो हृदय क्षेत्र पर शासन करता है वह विश्व पर नियंत्रण रखता है, और जो विश्व सॉरी, फिर से इसको मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक त्रुटि यहाँ कर दिया है। तो मैकाइंडर ने लिखा कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करता है, और जो हृदय क्षेत्र पर शासन करता है वह विश्व द्वीप पर नियंत्रण रखता है, और जो विश्व द्वीप पर शासन करता है वह विश्व पर नियंत्रण रखता है। अंग्रेजी में इसे उन्होंने जैसे कहा वह इस प्रकार बनता है कि हु रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड, हु रूल्स हार्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड ईजलैंड, हु रूल्स द वर्ल्ड ईजलैंड, आईलैंड भी बहुत लोग इसको बोलते हैं, कमांड्स द वर्ल्ड। मैकाइंडर का जो हार्टलैंड का सिद्धांत है उसकी तब के समय में और आज के समय में भी एक खास महत्व है। मैकाइंडर के विचार के अनुसार पूर्वी यूरोप अर्थात जर्मनी तथा स्लाव यूरोप हृदय क्षेत्र है, और उसके पश्चात उसके जो दक्षिण और पूर्व की ओर क्षेत्र है उसको विश्व द्वीप उन्होंने कहा, और अंत में विश्व पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जरूरी क्या होगा कि पूर्वी यूरोप के साथ साथ कम से कम विश्व द्वीप तक आने के लिए एड्रियाटिक सी और जो भूमध्य सागर है उसक तक किसी की पहुंच हो जाए। तो जल शक्ति नौसेना के वर्चस्व वाले युग में इस सिद्धांत का कितना अधिक महत्व रहा होगा, खास करके उन राष्ट्रों के लिए जो एक वैश्विक साम्राज्य निर्माण का सपना देख रहे थे, उसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। पर ऐसा नहीं है कि मैकाइंडर ने अपने विचारों में समय समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं किया। मैकाइंडर ने 1904 के बाद 1919 में एक परिवर्तन लाया, इसे अभी हम दिखा चुके हैं, और इसके बाद 1943 ईस्वी में उन्होंने एक और नई किताब लिखी। किताब का नाम था वर्ल्ड राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस। इस किताब में उन्होंने जिस हार्टलैंड सिद्धांत का विकास किया था उसकी सीमाओं में एक बार फिर से परिवर्तन लाने का प्रयास किया, और उन्होंने कहा कि येनेसी नदी के पूर्व का भाग जो असमतल, पठारी, पर्वतीय तथा कोणधारी वनों का क्षेत्र है उसको उससे पृथक कर दिया। इस क्षेत्र को लीना क्षेत्र का नाम दिया। साथ ही उन्होंने हार्टलैंड के साथ
मध्य क्षेत्र बेसिन यानी कि मिडलैंड बेसिन शब्द का भी प्रयोग किया, जिसमें उत्तरी अटलांटिक, पूर्वी संयुक्त राज्य तथा पश्चिमी यूरोप सम्मिलित किया गया। इन दोनों क्षेत्रों अर्थात हार्टलैंड और मिडलैंड बेसिन के मध्य अनेक मरुस्थल जैसे सहारा, अरब, ईरान, इराक, तिब्बत, मंगोलिया आदि स्थित हैं। यह रिक्त पेटी लीनालैंड से अलास्का, कनाडा के आर्कटिक क्षेत्र तथा संयुक्त राज्य के पश्चिमी मरुस्थल को सम्मिलित करते हैं। उन्होंने मानसून एशिया तथा दक्षिणी अटलांटिक बेसिन को भविष्य का क्षेत्र व्यक्त किया। मैकाइंडर ने यह परिवर्तन जो लाया, उस परिवर्तन के आधार पर भी उनके विचारों की फिर से आलोचना की जाने लगी। लेकिन मैकाइंडर जितना अधिक विवादों से घिरते जा रहे थे, उतना ही अधिक उनके विचारों का महत्व भी बढ़ता जा रहा था। और यदि हम मैकाइंडर ने जिन बातों का जिक्र किया है उसमें बहुत कुछ बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि उन्होंने जिस तरीके से भौगोलिक वितरण को अलग अलग नाम दिया है, वो बिना याद किए हुए तो नहीं आ सकता है। हाँ, एक कोशिश हम करते हैं कि उन चीज़ों को हम एक बार फिर से दोहरा देने की कोशिश करते हैं। इससे हमारे विद्यार्थियों को, हमारे श्रोताओं को आसानी होगी। और इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि जो मैकाइंडर के द्वारा प्रतिपादित विचार हैं, उनको हम इस तरीके से फिर से कह सकते हैं। मैकाइंडर ने केवल सामुद्रिक शक्ति को सर्वोपरि मानकर हार्टलैंड की अभेद्यता व्यक्त की, क्योंकि जब उन्होंने विचार प्रस्तुत किए उस समय सामुद्रिक शक्ति की प्रधानता थी तथा ब्रिटेन ने विशाल साम्राज्य सामुद्रिक आक्रमणों से बचा हुआ था या सुरक्षित था। यही वह क्षेत्र था जो भावी शक्ति का केंद्र बन सकता था। मैकाइंडर की दूसरी परिकल्पना है, मैकाइंडर की परिकल्पना के विरुद्ध सबसे प्रमुख आलोचना जो होती है, जो अभी मैंने उसकी एक मान्यता कहा, वह वायु शक्ति के संदर्भ में हार्टलैंड की दुर्बलता है। यानी कि यह जो क्षेत्र है वह वायुयान तकनीक के आ जाने के कारण हवाई हमलों के सम्मुख वह सुरक्षित नहीं रह गया था। वर्तमान समय में हार्टलैंड अधिकांश रूस का हिस्सा है तथा तकनीकी दृष्टि से भी विकसित है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य को इससे खतरा होने के कारण उन्होंने रूस के चारों ओर अपने केंद्र स्थापित किए हैं, जिनका उपयोग समय आने पर किया जा सकेगा। और यह जो बात है, मतलब हम क्या देखते हैं कि हार्टलैंड का अधिकांश हिस्सा किस में था? सोवियत संघ में था। और हार्टलैंड पर जो शासन करेगा वह दुनिया के द्वीपों पर शासन करेगा, जो दुनिया के द्वीपों पर शासन करेगा वह पूरी दुनिया पर शासन करेगा। तो इस विचार को यदि आप शीत युद्ध की राजनीति से जोड़ करके देखें, तब आप पाएंगे कि अमेरिका ने सोवियत संघ को चारों ओर से घेर लेने की जो योजना बनाई थी, उस योजना के पीछे रहस्य क्या था? तो हम देखेंगे कि उस योजना के पीछे रहस्य यह था कि ठीक है, आपका हार्टलैंड पर तो आप हो ही, आपका कब्जा है ही, लेकिन आप उससे दुनिया के द्वीपों की ओर आगे मत बढ़ो, क्योंकि यदि आप वहां आगे बढ़ गए तो फिर पूरी दुनिया को आप अपने कब्जे में ले लेंगे। तो पूरे शीत युद्ध के काल में मैकाइंडर के हार्टलैंड थ्योरी का जो प्रभाव था, उसको हम देखते हैं कि वह काफ़ी कुछ प्रभावित किया है दुनिया की राजनीति को। और इससे भी सिद्ध होता है कि किस तरीके से जो जियो पॉलिटिक्स है वह दुनिया की राजनीति को प्रभावित करता है। यदि हम सोवियत संघ के विघटन के बाद आकर के इस बात पर विचार करें कि क्या अब भी मैकाइंडर के हार्टलैंड सिद्धांत का उतना ही महत्व है, तो हम देखते हैं कि हार्टलैंड का अधिकांश हिस्सा अभी रूस के पास आ गया है और रूस भी दुनिया में एक महाशक्ति अभी भी है। ये अलग बात है कि दुनिया अब द्विध्रुवीय नहीं रह गई है, शीत युद्ध का समापन हो गया है,
लेकिन उस हार्टलैंड में जो खनिज संपदा है, जिसके बारे में मैकाइंडर भी कह रहे थे, उस खनिज संपदा के आधार पर अभी भी रूस की शक्ति बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। इसके अलावा हार्टलैंड थ्योरी का एक और महत्व अभी दिखाई पड़ता है कि पूरा जो हार्टलैंड का एरिया है, जिसको हम देखते हैं कि वहाँ स्टेपीज के घने जंगल हैं, और इस हार्टलैंड की थ्योरी का हम यदि देखें कि वह कॉमाफ्लाइज करने के दृष्टिकोण से, मतलब हवाई हमलों के द्वारा उसको भेदा जा सकता है, लेकिन हवाई हमलों के बीच भी किस तरीके से रूस अपना बचाव कर सकता है, इस दृष्टि से हार्टलैंड का महत्व अभी भी बना हुआ है। आइए अब आगे चलते हैं हम। स्पाइक मैन एक विचारक हैं जियोपॉलिटिक्स के क्षेत्र में, और हम स्पाइक मैन पर अपनी बात केंद्रित करते हैं। अभी मैकाइंडर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के लगभग 4 दशक पश्चात एक अमेरिकी भूगोलविद्ता जिनका नाम था निकोलस स्पाइक मैन, इन्होंने रिमलैंड थ्योरी को, मतलब किनारे की भूमि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। स्पाइकमैन वेल विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्था के निदेशक थे तथा अमेरिका के प्रमुख राजनीतिक विचारों के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। इन पर रियलिज्म का भी बहुत असर था और इनके ऊपर रैटजेल के विचारों का भी प्रभाव था, हासोफर के विचारों का भी प्रभाव था, और इन पर मैकाइंडर के विचारों का भी प्रभाव है। स्पाइकमैन ने 1944 ईस्वी में जो इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मानी जाती है, द जियोग्राफी ऑफ स्पेस, इसको प्रकाशित किया था, और इसी पुस्तक में उन्होंने रिमलैंड की थ्योरी को प्रतिपादित किया था। और इन्होंने कहा, जो रिमलैंड पर शासन करता है वह यूरेशिया पर अधिकार करता है, और जो यूरेशिया पर अधिकार करता है वह संसार के भाग्य पर शासन करता है। अंग्रेजी में उन्होंने ऐसे कहा कि हु कंट्रोल्स द रिमलैंड रूल्स यूरेशिया, हु रूल्स यूरेशिया कंट्रोल्स द डेस्टिनीज ऑफ द वर्ल्ड। अब विचार कीजिए कि वे कह रहे हैं कि जो किनारे की भूमि पर शासन करता है, और किनारे की भूमि है क्या, जो सोवियत संघ के चतुर्दिक बिखरी पड़ी हुई है, वहाँ पर जो शासन करता है। अब देखिए, जब सोवियत संघ ने शीत युद्ध के काल में किनारे की भूमि पर अपने नौसैनिक अड्डे बनाने शुरू किए, वहाँ पर अपने सैन्य बेस तैयार करना शुरू किया, तो वो प्रयास क्या था? वह प्रयास था कि उसके जरिए उस रिमलैंड पर अधिकार करके सोवियत संघ के विकास को रोका जाए, या दूसरे तरीके से कहें तो यूरेशिया पर अधिकार प्राप्त कर लिया जाए। और आपको पता ही है कि यूरेशिया का एक बड़ा हिस्सा सोवियत संघ के अंतर्गत हुआ करता था, और ठीक इसके प्रतिरोध में सोवियत संघ के द्वारा भी प्रतिरोधी चाल चली जा रही थी, और वह भी चाह रहा था कि किनारे की भूमि पर उस वर्चस्व बना रहे। तो इस लिहाज से जो हार्टलैंड की थ्योरी विकसित की गई थी मैकाइंडर के द्वारा, उसकी स्थान पर स्पाइकमैन ने किनारे की भूमि को महत्व दिया, और किनारे की भूमि को महत्व देते हुए उन्होंने कहा कि यह जो किनारे की भूमि है वह इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि इसका संबंध सागर तक जाता है, सागर से संबंधित है। मतलब जो किनारे की भूमि पर अवस्थित है, वह किनारे की भूमि रिमलैंड पर तो शासन करता ही है, उसके आधिपत्य में जो जल मार्ग है वह भी आ जाता है। और इसीलिए स्पाइकमैन कहते हैं कि किनारे की भूमि पर कब्जा करने के लिए निरंतर इतिहास में संघर्ष होते रहे हैं। स्पाइकमैन ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से यह भी कहा था कि अमेरिका की नीति रिमलैंड पर अधिकार करने की या सोवियत संघ के विस्तार को रोकने की होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि अमेरिकी नीति निर्माताओं ने
स्पाइकमैन के इस विचार को कितनी तवज्जो दी थी। स्पाइकमैन के विचारों की सबसे प्रमुख कमी यह है कि रिमलैंड में अनेक देश हैं जो राजनीतिक एवं प्राकृतिक विविधताओं से युक्त हैं। ऐसे में सभी मिलकर एक शक्ति के अधिकार में आ जाएं, यह बहुत कठिन है। यह कठिन इसलिए है कि यहाँ पर एकरूपता नहीं है, भाषा की, संस्कृति की, क्षेत्र की, संपदा की, इसकी एकरूपता नहीं है। और जब इस तरह की एकरूपता नहीं होती है तो किसी भी एक शक्ति के द्वारा ऐसे विविधता से भरे हुए क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित कर लेना कठिन काम होता है। तो इस तरीके से जो स्पाइकमैन का सिद्धांत है उसकी चर्चा हमने आपसे किया, और अब हम बातचीत करेंगे आपके साथ कार्ल हासोफर की। कार्ल हासोफर ने जेलेन से जियोपॉलिटिक्स की अवधारणा को ग्रहण किया और इसे रैटजेल के पॉलिटिकल जियोग्राफी से अलग किया। पॉलिटिकल जियोग्राफी जहां स्टेट को स्पेस के नज़रिए से देखता है, वहीं जियोपॉलिटिक्स स्टेट के नज़रिए से स्पेस को देखता और समझता है। हासोफर ने जेलेन से अटार्की अर्थात इकोनॉमिक नेशनल सेल्फ सफिशिएंसी की अवधारणा को अपनाया और बताया कि ग्रेट पावर्स के लिए यह जरूरी है कि वह अपनी आवश्यकता के सभी चीज़ों को प्रोड्यूस करे और आयात करने से वह अधिक से अधिक स्वतंत्र हो। हासोफर ने रैटजेल के लिबेंसरम सिद्धांत को भी ग्रहण किया और इसे नए तरीके से परिभाषित करते हुए लिखा कि इट इज़ द राइट एंड ड्यूटी ऑफ अ नेशन टू प्रोवाइड एम्पल स्पेस एंड रिसोर्सेज टू ऑल हिज पीपल। हासोफर मानते थे कि जनसंख्या में वृद्धि होने से राष्ट्रों की आवश्यकता में वृद्धि होती है और इससे अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संरचना में संघर्ष उत्पन्न होता है और शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्रों की कीमत पर ही अपना विस्तार करते हैं। उनका विश्वास था कि शक्तिशाली राष्ट्रों के सफलतापूर्वक विस्तार से आधुनिक युग में स्पेस की दृष्टि से बड़े राज्यों का उदय होगा, जिसे उन्होंने पैन रीजन्स का नाम दिया। पैन रीजन्स को परिभाषित करते हुए हासोफर लिखते हैं कि नो नेशन इज अ रीजन unto itself, hence the necessity to extend its area into no nation is a region into itself, hence the necessity to extend its area to include first people of similar speech and culture, and second people of similar कल्चर और सिमिलर स्पेस। आपको यहाँ स्मरण दिलाना जरूरी होगा कि हिटलर ने भी इस दृष्टिकोण को अपनाया था और ऑस्ट्रिया, पोलैंड आदि पर आधिपत्य स्थापित करने की उसकी योजना में यह शामिल था कि वहाँ तक जहाँ तक जर्मन भाषा भाषी लोग रहते हैं या जहाँ तक जर्मन भाषा भाषी लोगों की संस्कृति विस्तृत है, वहाँ तक एक पैन रीजन के रूप में जर्मनी को विकसित होना है। मतलब उसे वो सारे रीजन पर आधिपत्य स्थापित कर लेना है। और इस लिहाज से देखिए, फिर से एक बार यदि आप याद कीजिए क्या कहने की कोशिश कर रहे थे हासोफर, तो आप पाएंगे कि एक पैन रीजन बनने के लिए यह जरूरी है कि पैन रीजन में एक ही स्पीच और कल्चर के लोगों का जहाँ तक विस्तार है वहाँ तक उसको शामिल कर लिया जाए। तो पैन रीजन का यह जो दृष्टिकोण था हासोफर का, इस दृष्टिकोण से उन्होंने ग्लोब को 3 खंडों में विभक्त किया। पहले को वो कहते हैं पैन अमेरिका, दूसरे को कहते हैं पैन एशिया विथ जापान, और तीसरे को कहते हैं यूरो अफ्रीका अंडर जर्मन लीडरशिप। यदि हम इसमें कोई चौथा खंड जोड़ना चाहें तो वह पैन
रसिया, इंडिया हो सकता है। जाहिर सी बात है कि नेशन को यदि पैन रीजन के रूप में विकसित होना है, तब राष्ट्र की सीमाओं को स्टैटिक न मानकर फ्लूइड मानना होगा और पड़ोसियों को भी अस्थायी न मानकर डायनामिक मानना होगा। और ऐसा ही विचार हासोफर ने भी स्थापित किया था। अब आप यहाँ विचार कर सकते हैं कि हासोफर ने यूरो अफ्रीका का जो पैन रीजन प्रस्तावित किया है, उसमें जर्मनी को एड्रियाटिक सी से होते हुए अफ्रीका तक पहुंचना था। ऐसे में दक्षिणी सीमा का विस्तार उसे ऑस्ट्रिया को अपने कब्जे में लेने और फिर वहां से आगे बढ़ने में स्वाभाविक कदम के रूप में दिखाई पड़ता है। हासोफर ने युद्ध कला पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं और वारफेयर के 4 फेज तथा 3 डायमेंशन उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। इस नाते वेगार्ट लिखते हैं कि हासोफर ने जियो पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल एक्शन और स्टेट स्ट्रगल का एक साइंटिफिक बेस दे दिया। हासोफर पर नाजी नीतियों से संबद्ध होने का आरोप लगाया जाता रहा है और इस आरोप को खारिज भी किया जाता रहा है। लेकिन इस संदर्भ में जो संपूर्ण सत्य है वह अभी तक पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाया है। ऐसा कहा जाता है कि जब हिटलर ने रूस सोवियत संघ पर आक्रमण करने का निर्णय लिया था, उस समय की जो स्थितियां थी, जाड़े का समय आने वाला था और जर्मनी को मास्को, लेनिनग्राद तक पहुंचने के लिए स्टेपीज के बड़े भारी मैदान को पार करके पहुंचना था, जहां कड़ाके की हड्डी जमा देने वाली ठंड पड़ती है। तो हासोफर ने इसके लिए मना किया था, लेकिन हासोफर की बातों को हिटलर ने नहीं माना और आगे का परिणाम आप जानते ही हैं। अभी तक हम जिन भूगोलवेत्ताओं की, जियोपॉलिटिक्स के थिंकर्स की बातचीत कर रहे थे, वे सभी ऐसे विचारक हैं जिन्होंने अपने कलम को द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास तक चलाया है या उसके पहले तक चलाया है। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच की दुनिया की राजनीति रही है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध रहा है, उसको जियोपॉलिटिक्स ने किस प्रकार से प्रभावित किया है, उसको समझने में इन विचारकों के विचार हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। अब हम यदि कुछ ऐसे विचारकों पर बातचीत कर लें जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जियोपॉलिटिक्स पर लिख रहे थे, तो इससे हमें जियोपॉलिटिक्स को समझने में कुछ और सुविधा हो सकती है। और इस दृष्टि से हमारे सामने एक नाम आता है मैनिंग का। मैनिंग का पूरा नाम है D.W. मैनिंग। उन्होंने 1956 ईस्वी में एक किताब लिखी और इस किताब का नाम था हार्टलैंड एंड रिमलैंड इन यूरेशियन हिस्ट्री। और इस किताब में उन्होंने एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी के जरिए हार्टलैंड और रिमलैंड की जो मान्यताएं थी उनको परिभाषित करने की कोशिश की और इस क्रम में उन्होंने फंक्शनल नेचर ऑफ हिस्ट्री की बातचीत की और उन्होंने फंक्शनल नेचर ऑफ हिस्ट्री को समझाने का प्रयास किया, उद्घाटित किया। हार्टलैंड की सीमा का निर्धारण यूरेशिया का स्टेपी प्रदेश, पश्चिम में वोल्गा बेसिन तथा कैस्पियन सागर, उत्तर में कोणधारी जो वर्ण है और दक्षिण पूर्व में जो उच्च क्षेत्र है तथा दक्षिण में पर्वतीय क्षेत्र जो है, जो आकर के फिर आगे चल करके हिमालय, हिंदू कुश, सिक्यांग आदि तक विस्तृत है। इन क्षेत्रों के बारे में विचार कर रहे थे मैनिंग। मैनिंग द्वारा प्रतिपादित हार्टलैंड अपेक्षाकृत कम विस्तृत तथा रिमलैंड चौड़ा है। मतलब जिस हार्टलैंड की बात मैनिंग कर रहे हैं वह हार्टलैंड क्या है, वह अपेक्षाकृत कम विस्तृत है। और रिमलैंड कैसा है, रिमलैंड अधिक विस्तृत है।
और इस दृष्टि से उन्होंने जो इस क्षेत्र की मानव प्रकृति है, उस मानव प्रकृति को उन्होंने समझाने की कोशिश की और इसके जो मानव अधिवास है उसको समझाने की कोशिश की, दोनों को समझाने की कोशिश की और उसको दो भागों में बांटा। एक को उन्होंने कहा महाद्वीपीय रिमलैंड, कॉन्टिनेंटल रिमलैंड, और दूसरे को कहा महासागरीय रिमलैंड यानी कि मैरीटाइम रिमलैंड। इनका अंतर भौगोलिक नहीं है, बल्कि इनका अंतर जो है वह कार्य की प्रकृति का अंतर है। ये एक नवीन चीज लेकर के आ रहे थे मैनिंग। यहाँ वे साइकोलॉजी को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे थे जियोपॉलिटिक्स में, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है मैनिंग का। ये अलग बात है कि मैनिंग को प्रायः इंटरनेशनल रिलेशन में जो हम जियोपॉलिटिक्स पढ़ते हैं उसमें शामिल नहीं किया जाता है। और मैनिंग की तरह ही एक विचारक हैं होसोन, पूरा इनका नाम है डेजी होसोन, डीजे होसोन। उन्होंने 1964 ईस्वी में एक किताब लिखी, किताब का नाम था अ न्यू सोवियत हार्टलैंड, और इसमें भी उन्होंने हार्टलैंड को फिर से परिभाषित करने की कोशिश की। और इस नए स्वरूप में जब हार्टलैंड की थ्योरी लेकर के वो आए तो सोवियत संघ की जो प्रवृत्ति है, सोवियत संघ की जो विस्तारवादी प्रवृत्ति थी, उसको समझने की कोशिश की है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जियोपॉलिटिक्स के बारे में नए नए सिद्धांत अभी भी हमारे समक्ष आते रहते हैं, और नए नए विचारों के माध्यम से जो नई खोजें हो रही हैं उनके माध्यम से अपने विचारों को जियोपॉलिटिक्स से जोड़ते हैं। आज के समय में आकर के और आज के व्याख्यान को समाप्त करने से पूर्व मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि जियोपॉलिटिक्स का जो विषय है वह एक जटिल विषय है और विद्यार्थियों को इस पर मन लगाकर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर जो स्लाइड्स मैंने दिए हुए हैं उनको भी देखना चाहिए। ये स्लाइड्स मैंने इसमें एक अक्षर भी अपने से नहीं लिखा है, ये किसी साइट्स से लिए गए हैं और इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, ये सब दूसरों का ही है। लेकिन जो यहाँ मैंने विचार रखा है वे विचार सब मेरे अपने हैं। और अंत में मैं आपसे विदा लेने से पहले कहूँगा कि आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तो हमारी मुलाकात फिर से किसी नए टॉपिक पर होगी। तब तक के लिए नमस्कार।